तो हाथरस कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया कि हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। इस मामले में मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी सरकार के हलफनामे में बड़ा दावा किया गया है। परिवार के मंजूरी के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इस बात को भी हलफनामे में कहा गया है। हिंसा से बचने के लिए आधी रात में किया गया था अंतिम संस्कार। यूपी सरकार ने बाबरी फैसले का भी हवाला दिया। कोरोना की वजह से भीड़ न इकट्ठा होने देने का भी जिक्र किया है। 14 सितंबर को पुलिस ने सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुबह हिंसा होने का इनपुट दिया गया था। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया अगर सुबह तक इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी, इसलिए रात में आधी रात में अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह तर्क यहां पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दिया गया है। तो यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया और उसमें अंतिम संस्कार आधी रात में जो किया गया हाथरस की पीड़िता का, उस पर भी जिक्र किया गया। उसमें लिखा गया कि आधी रात में इसलिए किया गया क्योंकि सुबह ये इनपुट थे कि सुबह होते ही स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, इसलिए आधी रात में ही ये इनपुट आधी रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 पीएफआई के सदस्य सक्रिय सदस्य जो कि हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे गिरफ्तार किए गए मथुरा से। ऐसे में लगातार इस हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो परिवार की मंजूरी के बाद हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार। हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया है हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। तो यूपी सरकार ने बाबरी फैसले का हवाला दिया है। सुबह हिंसा होने का इनपुट था, इसीलिए आधी रात में अंतिम संस्कार कराना पड़ा। हलफनामे में यूपी सरकार ने यह दावा किया अगर सुबह तक इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी। तो परिवार के मंजूरी के बाद हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार, ये हलफनामे में कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ परिवार का यह कहना है कि हमने लगातार मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अंतिम संस्कार कर दिया। और यहां पर सरकार का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में है उसमें यह कहा गया है कि पीड़ित परिवार की रजामंदी के साथ ही अंतिम संस्कार किया गया था। तो हिंसा से बचने के लिए आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हलफनामे में यह भी लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह हलफनामा दायर किया गया। यूपी सरकार ने बाबरी फैसले का भी इसमें हवाला दिया है कि बाबरी का फैसला हुआ, यानी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस का फैसला हुआ। यह भी वजह है कि पीएफआई और तमाम जातिगत यहां पर दंगे हो सकते हैं जिनको भड़काने की कोशिश लगातार कई कट्टरवादी संगठन कर रहे हैं। तो इस मामले में मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिनका ताल्लुक पीएफआई और सीएफआई से है। तो हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। हलफनामे में यूपी सरकार ने ये इन तर्कों को यहां पर लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया गया है। तो यूपी सरकार के हलफनामे में ये बड़ा दावा है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वाजपेयी, हलफनामा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किन बातों का जिक्र और किस तरीके से यहां पर तमाम चीजों को सरकार ने जस्टिफाई किया है? बिल्कुल, जिस तरीके से कई पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जनहित रिट याचिकाएं की गई थी, जिसमें हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जो सिटिंग जज है उसकी निगरानी में जांच कराने की बात कही गई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। इसमें जो भी कदम अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के मामले को लेकर उठाए हैं उन सभी केसेस की जानकारी दी है। साथ ही साथ जो परिवार ने अपनी सरकार की कार्रवाई को लेकर जो अपनी राय रखी है उनका पत्र भी दिया है। साथ ही साथ जो पीड़िता को लेकर 13 मुकदमे हाथरस समेत राजधानी लखनऊ और बाकी अन्य जगहों पर दर्ज हुए हैं उनका डिटेल भी प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने जो प्राथमिक तौर पर जांच की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसपी और बाकी जो पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन किया है उसको लेकर भी जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। साथ ही साथ में जो लगातार एसआईटी आगे बढ़ रही है, जांच कर रही है, इन सारे मामलों की डिटेल भी उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में दाखिल की है। निश्चित तौर पर यह बताने की कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट को कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की एसआईटी जांच कराई है, लोगों की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है
और जो एसआईटी की डिटेल आई है उस पर प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करते हुए एसपी समेत 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंशन की कार्रवाई भी कर दी है। तो ये वो डिटेल बताकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से कर रही है और जो भी अफसर या लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो कहीं न कहीं उन आरोपों को जवाब देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में की है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी सरकार ने बाबरी फैसले का भी इसमें हवाला दिया है और 14 सितंबर को पुलिस ने सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। इस बात को भी सरकार की तरफ से कहा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई की सिफारिश की गई है, साथ ही साथ एसआईटी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर दिल्ली से, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। ट्रैक्टर रैली के अंदर आज हरियाणा में प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। यह यात्रा मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ होगी। ये मौजूदा सिस्टम को खत्म करने का तरीका है, राहुल गांधी ने कहा। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये काला कानून लेकर आया गया। हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी ने हाथरस को लेकर सरकार को घेरा, कहा पूरे देश को मारा जा रहा है, मुझे धक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना जरूरी था। चीन के मसले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया। पीएम ने कहा था कि हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, लेकिन 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने ली है। पीएम मोदी पत्रकार और चीन दोनों से डरते हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। It was an international conspiracy. What do you think about that? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab. The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother helping her through a medical checkup. I'm her son also after all and I have to look after my mother. Thank you. And तो राहुल गांधी ने आज हरियाणा और पंजाब के तमाम किसानों के लिए खड़े होने की बात की है। साथ ही साथ कहा राहुल गांधी ने कि ये 3 काले कानूनों के खिलाफ में ये पूरी आवाज है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर आप ये काला कानून किसानों के विरोध में लाया गया। फिलहाल इन तीनों के खिलाफत कर रहे हैं राहुल गांधी। आज ट्रैक्टर रैली के लिए कूच करेंगे। तो चीन के मसले पर भी राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1200 स्क्वायर किलोमीटर की जो रेडियस है उस रेडियस पर भी कब्जा हुआ है। तो ये मौजूदा सिस्टम को खत्म करने का तरीका है। ये तमाम बातों का जिक्र आज किया गया राहुल गांधी की तरफ से। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है और हाथरस कांड में दंगा भड़काने की साजिश पर मायावती कटाक्ष करती नजर आई। यूपी सरकार का आरोप सही है या चुनावी चाल, ये समय बताएगा, लेकिन जनमत की मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सरकार ध्यान दे। पीड़िता परिवार के साथ व्यवहार पर देश भर में काफी रोष आक्रोश है।
सरकार अभी भी गलती सुधार सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि हाथरस कांड की आड़ में विकास को प्रभावित करने हेतु जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर लगाया गया यूपी सरकार का आरोप सही या चुनावी चाल ये समय बताएगा, किंतु जनमत की मांग है कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि वैसे हाथरस कांड को लेकर पीड़िता परिवार के साथ जिस प्रकार गलत और अमानवीय व्यवहार हुआ उससे देश में काफी रोष और आक्रोश है। सरकार अब भी गलती सुधारे और पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हो, वरना जघन्य घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। तो वहीं एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर निशाना साधा। सरकार के लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस साजिश का नाम दे रही है सरकार। जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। यूपी के हाथरस में एक और 6 साल की बेटी के साथ अलीगढ़ के अंदर रेप हुआ, उसकी मौत हो गई। अब तो जागिए, किस नशे में सरकार चला रही है, सुनील साजन सवाल करते नजर आए। पुलिस को शर्म आनी चाहिए, आपके अधिकारियों को शर्म नहीं है। आपकी पुलिस क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, तमाम सवाल सुनील साजन ने पूछे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ही 6 साल की एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म किया गया और उसकी मौत हो गई। योगी जी अब तो जागिए, अब तो नशे से बाहर आइए। किस नशे में सरकार चला रहे हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पूरी पुलिस फोर्स को आप विपक्ष के नेताओं को पीटने में, मुकदमा लगाने में लगा देंगे, वो किसी पीड़ित परिवार से मिल ना सकें। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है। जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, 6 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हो गई, और योगी जी आपको शर्म नहीं आ रही? आपके अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही? उत्तर प्रदेश की पुलिस को शर्म नहीं आ रही? और इसमें भी आप कह दीजिएगा कि साजिश है, विदेशी ताकतों की साजिश है। अपनी हर नाकामी, हर नकारेपन को आप तो सुनील सिंह साजन का यह बयान सीधे तौर पर सरकार को घेरता हुआ, यूपी के पुलिस को घेरता हुआ। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं सुनील सिंह साजन, जिनकी तरफ से ये वीडियो बयान दिया गया। अब खबर लखनऊ से, जहां पर उपचुनाव के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बल की मांग की गई है। राज्य सरकार ने 35 कंपनी अर्धसैनिक बल मांगा है। राज्य सरकार ने 35 कंपनी सीआरपीएफ की मांग की है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव, उपचुनाव, और ऐसे में हर विधानसभा सीट पर 5-5 कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती की योजना बनाई गई है। तो राज्य सरकार ने 35 कंपनी सीआरपीएफ की मांग की है। तो प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो यूपी में कहां होने हैं उपचुनाव, ये हम आपको बताते हैं। ये आगरा जोन में आने वाली फिरोजाबाद जिले की टुंडला सीट है, जहां पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा बरेली जोन में आने वाली अमरोहा जिले की नौगांव सारात सीट पर उपचुनाव होना है। मेरठ जोन के बुलंदशहर जिले की बुलंदशहर सदर सीट पर भी इस बार उपचुनाव होना है। वाराणसी जोन के जौनपुर जिले के मल्हानी सीट पर भी उपचुनाव होना है। गोरखपुर जोन के देवरिया जिले की देवरिया सदर सीट पर भी उपचुनाव होना है। कानपुर जोन के कानपुर नगर जिले की घाटमपुर सीट पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा लखनऊ जोन के उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होगा। तो कुल मिलाकर ये 7 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि 8 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक का जो रामपुर की स्वार सीट है उसको पर अभी किसी कारण की वजह से उपचुनाव नहीं कराया जा रहा। बाकी 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव के लिए अब बेहद कम समय है और यही वजह है कि इन सीटों पर जो राजनीतिक समीकरण है उनको तेजी के साथ बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो राजनीतिक माहौल भी काफी गर्मा गर्म नजर आ रहा है। कोरोना काल, लॉकडाउन की वजह से काफी पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक वहां पर कामकाज किया जा रहा है। तो हर पार्टी चाहती है कि यहां अपने पक्ष में माहौल को बनाया जा सके। खबर प्रयागराज से, जहां पर बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार का यह पूरा मामला सामने आया है। बिजली आपूर्ति को लेकर चक्का जाम किया गया। जिले के तेलियरगंज में इलाके के अंदर चक्का जाम किया गया। तो प्रयागराज का मामला, जहां पर बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। बिजली आपूर्ति को लेकर चक्का जाम किया गया है। जिले के तेलियरगंज इलाके में चक्का जाम हुआ। तो
प्रयागराज का मामला जहां पर बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का मामला सामने आया और इसमें बिजली आपूर्ति को लेकर चक्का जाम किया गया है। तमाम मांगों के साथ यहां पर चक्का जाम किया गया। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी लोन लगा हुआ, गाड़ी तुम्हारा चाचा कहाँ खड़ी है ना? नहीं उधर खड़ी है। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी लोन लगा हुआ, गाड़ी तुम्हारा चाचा कहाँ खड़ी है ना? नहीं उधर खड़ी है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर इनाम घोषित हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। कोर्ट की ओर से जारी एनवीडब्ल्यू वारंट पर हाजिर न होने पर कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जारी किया गया एनवीडब्ल्यू वारंट। तीनों पर इनाम घोषित होने के बाद तलाश में जुटी है पुलिस और मुख्तार के दोनों बेटों पर पहले ही घोषित हो चुका है इनाम। ऐसे में दोनों बेटों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पत्नी, दोनों सालों और दोनों बेटों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम अब तक घोषित कर चुका है। फिलहाल सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराने के एवज में यहां मुकदमे पर इनाम घोषित हुआ। कोर्ट ने एनवीडब्ल्यू वारंट जारी किया था, उसके बावजूद भी जब हाजिर नहीं हुए तो इनाम घोषित किया गया।